इस आपका लेट सिग्नाइट क्लासेस में हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन सर। आज हम लोग रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन होता है कि रीजनिंग कोई आदमी पढ़े क्यों, कोई स्टूडेंट क्यों पढ़े, इससे में फायदा क्या होने वाला है। हम सिर्फ क्या रीजनिंग किसी एग्जाम तक ही सीमित है या ये हमारी पूरी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट करती है, पूरी पर्सनालिटी को चेंज करती है, हमारे डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, हमारी इंट्रापर्सनल स्किल में हेल्प करती है, हमें लोगों को अंडरस्टैंडिंग, हमें लोगों को समझने में मदद करती है, हमें किसी को जज करने में किस हद तक मदद करती है। आखिर रीजनिंग पढ़ने का सही अप्रोच क्या होना चाहिए। जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैथ पढ़ते हैं, मैथ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अंडरस्टैंडिंग मिलती है। कैसे एक आदमी सिविल सर्विस की तैयारी करके यूपी का, बिहार का बंदा रहने वाला, और जब उससे केरला का कैडर मिल जाता है, तमिलनाडु का कैडर मिल जाता है, तो कैसे वो कम समय में वहां की पृष्ठभूमि के बारे में सब कुछ जान जाते हैं, लोगों के बारे में जान जाते हैं, कैसे पॉसिबल होता है। तो वो क्या होता है, एक जियो कल्चर वर्ड होता है कि जैसे वहां पे फूल गोभी, पात गोभी, आलू जैसी सब्जियां पर्याप्त मात्रा में नहीं होती हैं, क्योंकि वहां पे वो समुद्री तट का इलाका है। समुद्री तट का जब इलाका है तो वहां पे कभी भी बाढ़ आ सकती है। बाढ़ में क्या होता है, समुद्री पानी आता है। समुद्री पानी जब अपने साथ आता है तो कई सारी प्रकार की मछलियां जो मनुष्य के, आदमी के खाने योग्य होती हैं, तो वो हमें हमारे जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में, इस रीजन में जमीनी चीज जो खेती बाड़ी से हमें चीजें मिल जाती हैं, वो वहां पे सबसे ज्यादा शुद्ध और सुलभ, यानी कि जो सबसे सरलता से उन्हें उपलब्ध हो जाती हैं और उनके खाने योग्य अच्छी चीजें होती हैं जो उन्हें पौष्टिक आहार उपलब्ध करवा सकती है कम लागत में। तो वो लोग ऐसी चीजों को खाते हैं। तो हमें पता है कि हमारे इस उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत के लोग मांसाहारी अधिकतम मात्रा में होंगे। ये हमने कैसे सीखा, जियो कल्चर टेक्नोलॉजी से सीखा। वैसे ही क्या रीजनिंग सब्जेक्ट भी हमें किसी तरीके से मदद करती है? तो जी बिल्कुल करती है। रीजनिंग हमें क्यों पढ़ना चाहिए, रीजनिंग पढ़ने के क्या क्या बेसिक फायदे होते हैं, रीजनिंग हमें कैसी पूरी जिंदगी के लिए, हमें जॉब मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन कम से कम अगर आप रीजनिंग पढ़ते हैं तो किस तरीके से हमें एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करती है, हम बताते हैं आपको। जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए रीजनिंग होती क्या, रीजनिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा टॉपिक जहां पे हमें रीजन डेवलप हो, हमारा क्या हो, रीजन, तर्क करने की क्षमता हमारी ज्यादा बढ़ जाए। तो दरअसल जब आप किसी भी वनडे एग्जाम की या किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तैयारी में आप इन्वॉल्व हैं, और अगर आप रीजनिंग टॉपिक पढ़, देखो आने वाले समय में रीजनिंग टॉपिक हर किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है और आने वाले समय में होगा, और उसका लेवल बहुत अच्छा बढ़ेगा। लेवल जैसे पहले क्या था, कुछ टॉपिक हुआ करते थे, अल्फाबेट हुआ करते, कोडिंग डिकोडिंग बहुत अधिक मात्रा में पूछा जाता था। अब धीरे धीरे इनका वेरिएशन कम होता जा रहा है, इनके नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस कम हो रही है। सही मायने में अब आपने अधिकतर नोटिस किया होगा कि जो हमारी एनालिटिकल रीजनिंग है, कथन, तर्क, कथन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, उनका स्टैंडर्ड और उनके टाइप और उनकी क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे की एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है, इसके पीछे का रीजन है कि जब आप और हम किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो दो चीजों की तैयारी कर सकते हैं, या तो प्राइवेट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर। देखिए सरकार क्या है, किसी भी जनता, जनता मतलब किसी भी देश की सरकार उस देश की जनता के प्रति सबसे ज्यादा जवाबदेह है, क्योंकि लोकतंत्र का जमाना है। और सरकार जब किसी के माध्यम से अपनी बात रखती है, वो क्या होती है, कोई गवर्नमेंट बॉडी होती है। गवर्नमेंट बॉडी में हम जैसे एम्प्लॉय लोग सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, सरकार की बात को हम जनता तक ले जाते हैं, और जनता का कोई अगर प्रश्न है तो उस बात का हम कैसे जवाब दें, उस बात को हमें अपनी बात रखने के लिए जनता का नहीं, सरकार का हम प्रतिनिधि के तौर पे काम करते हैं, एक बॉडी के तौर पे काम करते हैं, उसके अथॉरिटी के तौर पे काम करते हैं। तो ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम किसी की बात सुन के अपने मुंह से, अपनी तरफ से कोई ऐसी बात ना करें जिससे हमारी सरकार की मंशा, हमारे संविधान की मंशा धूमिल हो। तो देखो होता क्या है, जैसे रीजनिंग में तीन प्रकार के टॉपिक होते हैं। सबसे पहले रीजनिंग होती है वर्बल रीजनिंग। ये व्हाट इज द वर्बल रीजनिंग, द बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ रीजनिंग इज कॉल्ड वर्बल रीजनिंग। मतलब अगर हम कहीं पे किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होके बैठे हुए हैं, तो कोई आदमी मेरे पास आता है, सरकार या बोर्ड, जब सरकार आपको लेती है किसी जॉब के लिए, आप चैलेंज करते हैं, सरकार को विज्ञप्ति निकालती है और सरकार कहती है कि हम इस चीज के लिए आपको लेना चाहते हैं, तो आप उसको चैलेंज करते हैं, सरकार को चैलेंज करते हैं कि हम इसके एबल हैं, हम, हमारे अंदर इसकी, इस पोस्ट के लायक क्वालिटी है,
देन यू हैव टू प्रूव, आपको उसके सामने प्रूव करना होता है। प्रूव कैसे करते हैं, वो प्रूव कैसे करवाती है, वो एक एग्जाम होल्ड करवाती है, एग्जाम एट के बाद में आपका एक एग्जाम लेती, लिखा पढ़ी में आपसे एग्जाम लेती, लेकिन आपको नहीं पता होता है कि आपके क्वेश्चन से आपकी पूरी पर्सनालिटी चेक हो जाती है, आउट हो जाती है, पूरी पर्सनालिटी ब्रेक हो जाती है। कैसे हो जाती है आप सीखेंगे। देखिए होता क्या है, रीजनिंग सब्जेक्ट के विशेष तौर पे हम बात करें तो जैसे एक नॉन वर्बल पोर्शन होता है, एक वर्बल पोर्शन होता है, एक एनालिटिकल। तो सबसे पहले हम वर्बल पोर्शन की बात करते हैं। वर्बल पोर्शन रीजनिंग में वो पोर्शन होता है जहां पे आपके सामने एक समस्या दी गई होती है और समस्या वो आपको पूरा इंडिकेट करती है। आपको अपने दिमाग का कोई इस्तेमाल नहीं करना है, कुछ नहीं इस्तेमाल करना, अपनी तरफ से विवेक नहीं लगाना। जो आपको सूचना दी जाती है, आप उस सूचना को पढ़ते हैं, उसके बाद अपने डिसीजन को क्रिएट करते हैं और अपनी डिसीजन मेकिंग बनाते हैं उस पे। होता क्या है, इससे क्या होता है, ये किस टाइप की आखिर समस्या है। ये इस टाइप की समस्या है जब आप किसी कुर्सी पे बैठते हैं, मान लो मैं ही किसी कुर्सी पे हूं, मैं ही किसी गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय हूं, मान लो मैं सब इंस्पेक्टर हूं, मैं बैठा हुआ हूं, तो मेरे सामने अगर कोई आदमी आता, वो अपनी बात कह रहा है, अपनी बात उसने कह दी, कहने के बाद हमने उसकी बात को समझ लिया, समझने के बाद में हम उसकी समस्या का समाधान खोजते हैं। यही तो वर्बल रीजनिंग है। हमारे सामने एक समस्या दी जाती है, लिखा पढ़ी में समस्या दी होती है, हम उस समस्या का रीडिंग करते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं और देन आफ्टर हम उसमें एक डिसीजन मेकिंग क्रिएट करते हैं। ये तो पहली बात हो गई कि हमारे पास सूचना कुछ सरल माध्यम से होती है, हमें कुछ अपना एफर्ट एक्स्ट्रा नहीं लगाना होता है। दूसरे प्रकार की समस्या क्या होती है, यानी कि दूसरा टाइप ऑफ रीजनिंग का पोर्शन क्या होता है, नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग जहां पे आपके पास कोई भाषा नहीं दी होगी। मान लो कोई ऐसा आदमी आपके पास आता है, कोई गूंगा आदमी आता है, इट मींस इसका मतलब ये है कि वो अपने इशारों में बात कर रहा है, संकेतों में बात कर रहा है, चित्र के माध्यम से बात कर रहा है। हमें अपने अंदर एक इतनी स्किल होनी चाहिए, सरकार हमसे या बोर्ड हमसे, कोई भी संस्था हमसे ये तय करती है कि क्या आप किसी की कही हुई बात को समझ सकते हैं, या आप में इतनी भी क्षमता है कि कोई आदमी कुछ ना बोले और आप उसकी बात को डिट्टो वही समझ जाए, ब्रेक करते हैं, कोडिंग को डिकोड करते हैं उसकी भाषा को। तो इससे बेहतरीन एम्प्लॉय कोई नहीं हो सकता है। तो आपको इसके लिए दूसरे टाइप की रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग की समझ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में इसकी भी महत्ता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी रीजनिंग टॉपिक की, क्योंकि फुल्ली इट इज डिपेंड ऑन योर इमोशनल इंटेलिजेंस। ये आपके इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, और अगर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस का पोर्शन वीक है तो आप समझो आप अपने जीवन में सफलता से बहुत अधिक दूर रह जाएंगे। आप जाके गूगल पे रिसर्च कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि आज के दौर में इंटेलेक्चुअल जो जिनका दिमाग है, यानी कि आईक्यू लेवल जिनका हाई लेवल होता है, उनकी अपेक्षा ईआई वाले, इमोशनल इंटेलिजेंस वाले ज्यादा जॉब में सफल हैं और अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा सफलता के शिखर पे रही है। तो नॉन वर्बल पोर्शन दरअसल आपका ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस से डायरेक्टली रिलेटेड है। ये क्या होता है नॉन वर्बल पोर्शन, इसमें क्वेश्चन ऐसे दिए होते हैं, आपको सिर्फ चित्र दिए रहेंगे, कोई भाषा नहीं दी होगी। जैसे हमारे वर्बल पोर्शन में क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है, सिमिलरिटीज होती है, इसी प्रकार से सीरीज होती है, इसी प्रकार से हमारे नॉन वर्बल पोर्शन में सिर्फ आपको कुछ फिगर दिए रहते हैं। फिगर देने के बाद में आपको उसमें वेरीफाई करना होता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या पूछी, मतलब देख के यू हैव टू गेस, आपको गैस करना पड़ेगा, आपको यह पता लगाना पड़ेगा कि इसमें समस्या क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी वो प्रॉब्लम निकाल के फिर आप उसका एक सॉल्यूशन ढूंढेंगे, तब जाके ये होती नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग का मतलब ये होता है कि हमारे अंदर, हमारी पर्सनालिटी में क्या वो स्किल है कि हम किसी की बात को बिना कहे समझ सकें। अगर आप अपनी क्षमता, अपनी ताकत, अपने दिमाग को इस तरीके, इस लेवल पे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको रीजनिंग पोर्शन में नॉन वर्बल रीजनिंग जरूर पढ़नी पड़ेगी। तीसरा पोर्शन आता है इसका एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग का कितना ब्रॉड एरिया हो चुका है आज के समय में, और आने वाले समय में किसी भी एग्जाम में एनालिटिकल रीजनिंग अगर आपको नहीं है तो दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, यानी कि प्राइवेट कोचिंग में या यूट्यूब में कहीं पे भी एनालिटिकल रीजनिंग पे लोग ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। और उसकी वजह होती है क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग जो होता है वो पूरा रीजन से रिलेटेड होता है, स्टेटमेंट एंड उसके डिस्कर्स होते हैं, तर्क होते हैं, वाक्य होते हैं, यानी कि कुछ प्रभाव होते हैं, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन, 7-8 प्रकार के टाइप क्वेश्चन बनते हैं, वो हम बताएंगे आपको। होता क्या है, ये पूरा पोर्शन जो होता है ना, पूरा पोर्शन फिलॉसफी से रिलेटेड होता है। दरअसल फिलॉसफी में क्या होता है, फिलॉसफी पूरी दुनिया में जब तर्क शास्त्र की बात करते हैं, रीजनिंग मतलब तर्क, तार्किकता की बात करते हैं, तो भारत देश में
तर्क शास्त्र जो है वो दुनिया में जब प्रतिनिधित्व करता है तो उसमें सबसे बड़ी बात होती है न्याय दर्शन की बात। ये पूरा फिलॉसफी से रिलेटेड टॉपिक है और दरअसल शास्त्र जल्दी किसी को समझ में नहीं आता है। फिलॉसफी कहते हैं, फिलॉसफी या तो कहने वाला पागल होता है या पढ़ने वाला आधा पागल होता है। ऐसे हमारे देश में मानता सामान्य तौर पर लोग कहते हैं बातें, तो फिलॉसफी को कोई पढ़ना पसंद जल्दी नहीं करता है, जल्दी उसकी भाषा टर्मिनोलॉजी लोगों को समझ में नहीं है, क्योंकि दरअसल बात यह है कि फिलॉसफी पूरा एक लॉजिक बेस्ड सब्जेक्ट है। ये बिल्कुल मैथ से भी तगड़ा लॉजिक है। आज हमारा जितना भी मैथ है वो फिलॉसफी से निकल के आया, जितना भी फिजिक्स है वो कन्वर्ट टू मेटाफिजिक्स है, जितना भी केमिस्ट्री है हमारा फुल्ली पार्टिकल ऑफ गॉड, जो गॉड पार्टिकल की बात आपने सुनी है, डिस्कवरी ऑफ गॉड, वहीं से हमारा पूरा केमिस्ट्री निकल के आया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो आप पढ़ते हैं, इट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ गॉड, सर्च ऑफ गॉड। जब भगवान की खोज हुई, भगवान की खोज के बाद में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकल के आए। तो दरअसल जो एनालिटिकल रीजनिंग पोर्शन जो है वो थोड़ा टिपिकल, थोड़ा उलझाऊ होता है, क्योंकि वो फिलॉसफी का पूरा पार्ट होता है। और फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी पूरी दुनिया में जब तर्कशास्त्र की बात आती है तो दर्शन शास्त्र में न्याय दर्शन जो हमारे भारत देश की अगर बात करें तो वो उभर के सामने आता है और तर्क शास्त्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो हमारी बेसिक बातें हैं, रीजनिंग जो है वो 3 पोर्शन में होती है, एक वर्बल पोर्शन, नॉन वर्बल पोर्शन एंड एनालिटिकल पोर्शन। वर्बल पोर्शन जो आपको समस्या कही जाए, आप उस समस्या को समझ जाएं, उस समस्या का सॉल्यूशन निकाल लें, वर्बल पोर्शन आपका क्लियर हो गया। उसके बाद नॉन वर्बल पोर्शन, ऐसा पोर्शन जिसमें समस्या आपसे कही नहीं जाएगी, सिर्फ आपसे कुछ इंडिकेट किया जाएगा ये आपकी समस्या है, या आप उसे कैसे समझते हैं, कैसे ब्रेक डाउन करते हैं और उस सॉल्यूशन को कैसे निकालते हैं। तीसरा होता है एनालिटिकल रीजनिंग, जिसमें कुछ आपको केस स्टडी दी रहती है। कैसी स्टडी? केस स्टडी। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कथन और तर्क में कि क्या भारत सरकार को सिनेमा जगत से सेंसर प्रणाली खत्म कर देनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन अब आप कैसे कर पाएंगे? इसका कोई मैथ नहीं है, कोई साइंस नहीं है। ये क्वेश्चन दरअसल आपके 2 पोर्शन पे डिपेंड करती है। पहला पोर्शन आपका इंटेलिजेंस यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस, एंड दूसरा पोर्शन कि आपका जीएस कितना तगड़ा है, आपकी चीजों के बारे में समझ कितनी तगड़ी है। सोचने वाली बात है, जरा आप सोच के देखिए कि क्या आपको सेंसर के बारे में पता है कि ये सेंसर व्यवस्था है क्या, सिनेमा जगत का सेंसर व्यवस्था से कनेक्टिविटी क्या है, क्या आपको इस बारे में पता है? अगर आपको इस बारे में नॉलेज नहीं है तो जी आप ये क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये फिक्स है, एकदम चैलेंज है मेरा, आप कभी उस क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। अगर आप ये क्वेश्चन रट के कर भी लिए एग्जाम हॉल में, कुछ किताबों के क्वेश्चन आपने याद कर लिए, रट लिए और आप चले गए, तो अब जमाना चला गया रटने वाले टॉपिक, रटने वाले क्वेश्चन आने वाले। अब आपको अपने दिमाग से काम करना होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी टॉपिक के बारे में। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं रीजनिंग में। चलिए एक तो टॉपिक हो गया है कि भाई सेंसर व्यवस्था को क्या खत्म कर देना चाहिए भारत सरकार को। तो आपको ये पता करना चाहिए कि भारत सरकार की सेंसर व्यवस्था को लेके क्या नीतियां हैं, क्या रणनीतियां हैं। और जो नीति रणनीतियां हैं कि भारत सरकार खत्म नहीं करना चाहती सेंसर व्यवस्था को, तो वो क्यों नहीं खत्म करना चाहती, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। और अगर सिनेमा जगत चाहता है कि सेंसर व्यवस्था खत्म कर देनी चाहिए, ये हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है, सभी को संविधान में आपको राइट्स मिला हुआ है कि अपनी बात रखें, लोगों तक अपनी बात को पहुंचाएं। लोग बुरा माने अच्छा माने उसे एक्सेप्ट कर लें, बुरा माने उसे निगलेक्ट कर दें, ये उनकी पूरी चॉइस है, कोई किसी के पास जबरदस्ती नहीं है। जब आपके पास में इस तरह की अंडरस्टैंडिंग टॉपिक के बारे में होगी तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एनालिटिकल रीजनिंग में सबसे ज्यादा लोगों के क्वेश्चन कंफ्यूजन में गलत होते हैं और उनका सिलेक्शन बच जाता है, सिलेक्शन नहीं हो पाता। पूरा प्रदर्शन आप अच्छा करके आए रीजनिंग में, बहुत अच्छा टॉपिक करके बहुत अच्छा पेपर देके आए, मगर एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होगा तो जी आप 5,000 की भर्ती होती है, 30,000 एक क्वेश्चन गलत होने पे आप सीधे 30,000 नीचे आते हैं, आप भर्ती से बाहर हो जाते हैं जी। पूरी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं निकलता है। इसी प्रकार कोई दूसरा टॉपिक हम ले लेते हैं, पूछ लेते हैं कि भारत सरकार को क्या स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट थी क्या उसको हम पूरे भारत देश में लागू कर दें जिस हिसाब से पंजाब में लागू की गई है। अब आपको यही पता कि स्वामीनाथन की कृषि से संबंधित हरित क्रांति जिसका बाय प्रोडक्ट रहा है हमारे ऊपर के, अगर पंजाब जैसे राज्यों में अगर देखा जाए खेती का मानक जो है वो बिल्कुल कॉमर्शलाइज हो गया है, बिल्कुल उन्होंने वाणिज्यिक बना दिया खेती को। हमारे यहाँ पे क्या है, खेती अभी भी है वो सिर्फ पेट पालने भर को है, लेकिन वहां पे वो उन्होंने क्या बनाने अपने व्यापार अपनी आमदनी का बेहतरीन साधन बना लिया है। तो क्या सरकार को पूरे देश में ये चीज लागू करनी चाहिए? अगर लागू करनी चाहिए तो क्या क्या क्यों लागू नहीं कर पा रही, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। और अगर ये चीजें नहीं आती हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और एनालिटिकल
रीजनिंग में किसी भी 7-8 टॉपिक जो भी है वहां से क्वेश्चन किसी भी चीज से संबंधित आ सकता हो सकता है। वो आपको खेल से रिलेटेड क्वेश्चन दे दे कि खेल में ये चीज होनी चाहिए कि क्या भारत सरकार को गांव-गांव में हर जगह एक स्टेडियम बनाना चाहिए, तो आप अपना लॉजिक दे सकते हैं कि नहीं बनाना चाहिए। तो क्यों नहीं बनाना चाहिए? अगर बनाना चाहिए तो क्यों बनाना चाहिए? तो आपको इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पहले तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर आपके लॉजिक होने चाहिए। तो इस तरीके से जितने भी टॉपिक होते हैं कथन से रिलेटेड, चाहे वो कथन प्रभाव हो, कथन तर्क हो, कथन आपका धारणा हो, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनको आप क्वेश्चन बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो अगर आप रीजनिंग को सीखना चाहते हो, रीजनिंग आपकी पर्सनालिटी में बहुत डेवलप करती है, बहुत अच्छा स्मूथ लाती है आपकी लाइफ में, डिसीजन मेकिंग में। और एनालिटिकल रीजनिंग में अगर आप फोकस करते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ने के लिए 2 फायदे हैं कि तो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, डिसीजन मेकिंग बहुत आपका सटीक होता है, केस स्टडी से सारे क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं। अगर आप उन क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बिल्कुल लगेगा कि आपकी जिंदगी से रिलेटेड है, बिल्कुल लगेगा कि समस्या बिल्कुल आपके सामने खड़ी है, इस सिचुएशन में आप क्या करें। मान लो आप कला और संस्कृति विभाग में चले गए या किसी ऐसी बॉडी में चले गए जहां पे सेंसर से रिलेटेड डिसीजन लेने को आपको आ गया कि अब आपको क्या करना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप कैसे बनाएंगे? आप किसी को मना कर रहे हैं कि भाई हम इसको सेंसर के तहत लेंगे, हम इस पे सेंसरशिप करेंगे, हम इसको सेंसरशिप नहीं करेंगे, तो क्यों नहीं करेंगे? करेंगे तो क्यों करेंगे? आपसे सामने वाला प्रश्न कर सकता है, आरटीआई मांग सकता है, तो आप अपना जवाब क्या देंगे उस समय? तो एनालिटिकल रीजनिंग इसलिए जरूरी है कि अपनी पर्सनालिटी में आप इंप्रूव कर सके। डायरेक्टली केस स्टडी आपको मिलेगी आफ्टर जॉब, तब आप क्या करेंगे? दरअसल जितने भी एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आपके, कि आप जब उस कुर्सी पे बैठ जाएंगे तब आपके सामने ये समस्या आएगी तो आपका विचार क्या होगा, आपकी आइडियोलॉजी क्या होगी। क्या लड़कियों को लड़के के बराबर दर्जा दिया जाना चाहिए? क्या लड़कियों, क्या एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या भारत देश में जिस प्रकार से लोग अपने पिता का नाम लगाते हैं उसी प्रकार से मां के नाम को बराबर में मान्यता दी जानी चाहिए, क्योंकि नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है। तो मां के नाम में अगर जैसे मैं अपना नाम लिखता हूं कि सचिन पटेल, पुत्र ऑफ दिस, फादर ऑफ दिस, सन ऑफ दिस, तो क्या मैं अगर सचिन पटेल लिखता हूं तो क्या अपनी मां का नाम उसके साथ में अगर ऐड कर रहा हूं, सन ऑफ दिस, मेरी माताजी का जो भी नाम है, मैं अगर उसको इंडिकेट करता हूं तो क्या उस पर कोई प्रश्न लगा सकता है? क्या मुझे उतना ही वेटेज मिलेगा जितना मुझे पिताजी के नाम पे लगाने मिलता है? अगर पिताजी के नाम पे लगाने पे मिलता है जितना वेटेज और मां के नाम पे लगाने पे वेटेज नहीं मिल रहा है, तो किस बात का नारी सशक्तिकरण? इस बात की अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। ये डिबेट आपके पास में होनी चाहिए, इस डिबेट पे आपकी क्लैरिटी होनी ही चाहिए। तो ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कई प्रकार की डिबेट आती है। जब आप सोचने का ढंग इस तरीके से करते हैं तो आपको एनालिटिकल रीजनिंग बहुत इजी लगने लगती है। आप एकदम चीजें सब आपके सामने क्लियर निकल के आने लगते हैं और आपके क्वेश्चन चुटकियों में हल होने लगते हैं। तो अगर आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो रीजनिंग पढ़ना मात्र एग्जाम तक सीमित नहीं है। रीजनिंग आपकी पर्सनालिटी में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट लाती है, आपके डिसीजन मेकिंग बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट लाती है। आपकी नौकरी लगे ना लगे, लेकिन ये तय है कि आप एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। लेट्स इग्नाइट क्लासेस में हमको ज्वाइन करने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। हम इसी प्रकार से और रीजनिंग पे काफी वीडियोस आपको उपलब्ध करवाते रहें, कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।